गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो। मेरा नाम राजेश कुमार गुप्ता है और तुम जुड़े हुए अपने सबसे फेवरेट एंड क्यूट वाला चैनल पीसीएम नंदुराज के साथ। तो आज हम लोग लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम मीन्स LMVD को स्टडी करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने रॉल्स थ्योरम को स्टडी किया। आज हम लोग लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। अब ये थ्योरम हमसे क्या कहता है कि मान लो कोई एक हमारे पास फंक्शन है इस प्रकार कि वो फंक्शन क्लोज इंटरवल AB में डिफाइन है, सच दैट कि ए फंक्शन उस क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस है, मतलब उस A से B तक ग्राफ में कर्व में कोई ब्रेकिंग पॉइंट नहीं है। सेकंड कंडीशन क्या है कि वो फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल होना चाहिए अपने ओपन इंटरवल में, क्योंकि हम जानते हैं कि बाउंड्री पॉइंट पर टेंजेंट नहीं खींचे जा सकते हैं। यदि हम कहते हैं कि वो फंक्शन अपने ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब है कि उसके हर पॉइंट पर एक्सेप्ट A एंड B यूनिक टेंजेंट कैन बी ड्रॉ, यूनिक टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। अगर डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब यही निकलता है। कोई एक फंक्शन यदि इस दो कंडीशन का अगर पालन कर रहा है, इस दो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो लैग्रेंज कहते हैं कि तय मानिए कि उन दो नंबर A और B के बीच, A नहीं B नहीं, इनके बीच में कोई एक रियल नंबर, एटलीस्ट वन रियल नंबर x, हमने लेट कर लिया कि x का वैल्यू क्या है, C है। तो इन दो नंबर के बीच एटलीस्ट एक रियल नंबर ऐसा जरूर होगा कि f डैश C इज इक्वल टू FB माइनस FA अपॉन B माइनस A। मतलब अगर वो हमारा फंक्शन यदि इस दो कंडीशन का पालन कर रहा है तो इसका मतलब बहुत स्पष्ट है लैग्रेंज के अकॉर्डिंग्स कि इन दो पॉइंट के बीच कम से कम एक रियल नंबर ऐसा तो जरूर होगा जिसके लिए ये दोनों LHS RHS इक्वल होंगे। अगर तुम्हें याद आ रहा हो तो रॉल्स थ्योरम में तीन कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए थे, यहाँ पर दो कंडीशन होने चाहिए। रॉल्स थ्योरम में भी ये दो कंडीशन हुआ करता था, एक थर्ड कंडीशन अलग से होता था, FB इज इक्वल टू FA होना चाहिए था। यहाँ पर वो कंडीशन नहीं है। लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम में सिर्फ ये दो कंडीशन का पालन होना चाहिए, जबकि रॉल्स थ्योरम में तीन कंडीशन ये तो होना ही था, साथ में FB बराबर FA थर्ड कंडीशन हुआ करता था। तो पहले अब इसको समझें कि आखिर ये थ्योरम हमसे कहता क्या है, इस थ्योरम का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, उसको भी समझेंगे। तो ज़रा केयर करो, इसे हम यहाँ से हटाएं। मान लो हमारे पास कोई एक फंक्शन है, लेट करो y इज इक्वल टू fx, मान लो कि ये हमारे पास फंक्शन है। हमने ऐसा सपोज करो कि ये फंक्शन जो है क्लोज इंटरवल AB में डिफाइन है, क्लियर। और ऐसा मान के चल रहे हैं कि ये जो फंक्शन है एक कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, क्लियर। और अगर हम इस चीज़ को समझें, तुम्हें ग्राफ की मदद समझाएं, एक्स एक्सिस ए हमारा, वाई एक्सिस ए हमारा ऑरिजिन। सपोज करो कि ये ग्राफ मेरा कुछ इस प्रकार का है, यही है हमारा y इज इक्वल टू FX वाली ग्राफ, क्लियर है। सपोज करो कि ये पॉइंट A है और यहाँ पर x का वैल्यू A है, और सपोज करो कि एक पॉइंट B है जहाँ x का वैल्यू B है। बहुत स्पष्ट तुमको दिख रहा है कि ये जो फंक्शन हमारा है ये A से B के बीच डिफाइन है। हमने बोला ये फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, तुम देख सकते हो स्मूथ कर्व चल रहा है, कहीं पर कोई ब्रेकिंग पॉइंट नहीं है A से B के बीच। हमने बोला डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तुम देख सकते हो कि यहाँ पर हर पॉइंट पर यूनिक टेंजेंट जो है प्लॉट किए जा सकते हैं। इसका मतलब हमारा ग्राफ जो है डिफरेंशिएबल भी है। और जैसा हमने बताया कि हमेशा इस इंड पॉइंट को हम यहाँ पर कंडीशन से हटा देते हैं, क्योंकि इंड पॉइंट पर जो है आप यूनिक टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर पाते हो। तब कहता क्या है रॉल्स थ्योरम
कहता क्या है कि तब अगर कोई फंक्शन अगर इस दो कंडीशन का पालन कर रहा है तो तय मानिए कि ए और बी के बीच एक ऐसा रियल नंबर जरूर यहाँ पर होगा। सपोज करो यही वो रियल नंबर है, सपोज करा यही पॉइंट x इज इक्वल टू सी है, ठीक है। ए और बी के बीच देन देयर मस्ट एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रियल वैल्यू x, जिसको हमने क्या मान लिया सी, सच दैट कि एफ डैश सी। अब एफ डैश सी मतलब होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन एट पॉइंट x इज इक्वल टू सी। तो अगर इस पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट अगर हम प्लॉट कर देते हैं, ये हमारा टेंजेंट है, स्वाभाविक है कि इसका जो स्लोप होगा वही है एफ डैश सी। एग्री करते हो कि इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो होगा एफ डैश सी। अच्छा, एक बात तो ये हो गया जी, अगर हम कहें कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो ए का कोऑर्डिनेट होना चाहिए एक्स कोऑर्डिनेट ए, और वाई कोऑर्डिनेट निकालना है तो एक्स के जगह पर यहाँ क्या रखोगे, ए रखोगे, ए बन जाएगा एफ ऑफ ए। एग्री करते हो? उसी प्रकार से अगर हम तुमसे कहें कि बी का कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, बी का कोऑर्डिनेट, तो एक्स कोऑर्डिनेट हो गया इसका बी, वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा एफ बी, कुछ ऐसा ही होना चाहिए क्या। अगर हम तुमसे अब ये कहें कि इस कॉर्ड ए बी अगर इसको मिला दूं तो एक कॉर्ड बन जाता है, इस कॉर्ड ए बी का स्लोप क्या होगा, केयर करो, ये हमारा कंडीशन, इसे हम अभी छोड़ दे रहे हैं। कॉर्ड ए बी का स्लोप अगर हम कहें तो स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी क्या होगा, बहुत स्पष्ट है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी ये हो जाएगा एफ बी माइनस एफ है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी a बन गया b माइनस ए। यानी जो तुम देख रहे हो, क्या करो इसे देखो, यही है, यानी a है तुम्हारा क्या स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी, और इस टेंजेंट का स्लोप क्या होगा एफ डैश सी, यही है एफ डैश सी। यानी ये एफ डैश सी क्या है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एक्स इज इक्वल टू सी। और स्वाभाविक है कि एक कॉर्ड और एक टेंजेंट एक दूसरे के पैरेलल है, इसलिए दोनों का स्लोप इक्वल होगा। इसका मतलब जो लैग्रेंज कह रहे हैं कि दोनों इक्वल होंगे, वो सही कह रहा है क्या। लेकिन तुमको समझना होगा कि लैग्रेंज थ्योरम लगाने से पहले हमको ये देखना पड़ता है कि वो जो फंक्शन है दो कंडीशन का पालन कर रहा है कि नहीं। फर्स्ट क्या होना चाहिए कि क्लोज इंटरवल में वो फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, ओपन इंटरवल में वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो तय मानो कि ए और बी के बीच एक पॉइंट ऐसा जरूर रहा होगा जिस पर टेंजेंट जो है उसका स्लोप और उस कॉर्ड का स्लोप आपस में इक्वल होंगे। यानी तुम यहाँ पर LMVT लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का जियोमेट्रिकल सिग्निफिकेंस देख रहे हो, जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन तुम देख रहे हो, जो कि कहता क्या है, क्या ये कोई फंक्शन कंटिन्यूअस हो, डिफरेंशिएबल हो, तो उस फंक्शन में, उस कर्व में, उस ग्राफ में एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा जिस पर टेंजेंट का स्लोप और कॉर्ड का स्लोप एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। इसका मतलब हुआ क्या कि स्लोप ऑफ टेंजेंट, यह स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इज इक्वल टू सी, और ये है पैरेलल, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट c will be parallel to the chord, slope of chord, या ऐसा बोला जाए कि टेंजेंट एट x इज इक्वल टू c ये पैरेलल होगा chord ऑफ लाइन ज्वाइनिंग
ज्वाइनिंग टू द एंड पॉइंट। एंड पॉइंट मीन्स, मेरा कहने का मतलब यहाँ है ए एंड बी। यही तो है ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या होना चाहिए कि अगर कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूअस हो, डिफरेंशिएबल हो, तो तय मानिए कि ए और बी के बीच एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा जहाँ पर टेंजेंट और कॉर्ड एक दूसरे के पैरेलल होंगे। यदि इसी चीज को अगर हम फिजिक्स के नज़रिए से अगर हम समझना चाहें, फिजिक्स के नज़रिए से समझो, कैसे इसको फिजिक्स पर अप्लाई करें, केयर करें। सपोज करो कि कोई एक पार्टिकल है स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रहा है, ठीक। और सपोज करो कि टाइम ए पर, थोड़ा मिटाया जाए, अगर इसको हम टाइम के रूप में देखें तो टाइम ए पर इसका पोजीशन था एफ है, वो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रहा है। और सपोज करो कि टाइम बी पर, ये सब एक्स का टर्म को हमने टाइम बना दिया, टाइम बी पर उसका पोजीशन है एफ बी। पोजीशन कितना है? एफ बी। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? कोई एक पार्टिकल है, टाइम ए पर उसका पोजीशन है एफ है, टाइम बी पर उसका पोजीशन कितना है? एफ बी। तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो गया? एफ बी माइनस एम। डिस्टेंस ट्रेवल्ड एक कितना हो जाएगा? तो बोलोगे एफ बी माइनस एफ है। टाइम टेकन कितना बोलोगे? टाइम टेकन बहुत स्पष्ट है, बी माइनस ए। तो इसका एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल क्या होगा? एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल क्या होना चाहिए? तो होगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड है एफ बी माइनस एफ है अपन टोटल टाइम बी माइनस ए। कुछ दिख रहा है? यही आर एस एस टर्म लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का, ठीक है। यानी उस पार्टिकल का एवरेज स्पीड इतना होगा। 11th क्लास अगर तुमने पढ़ा हुआ है तो एक टर्म आता था इंस्टैंटेनियस स्पीड। इंस्टैंटेनियस स्पीड मतलब क्या होता है? स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट एनी पर्टिकुलर टाइम। क्लियर? अच्छा, तुमको याद आ रहा हो कि जब पोजीशन टाइम ग्राफ दिया होता था और तुमको इंस्टैंटेनियस स्पीड निकालना होता था जिस पॉइंट पर, तो उस पॉइंट पर टेंजेंट पहले प्लॉट करते थे और उसका स्लोप निकालते थे, और जो स्लोप आता था वो इंस्टैंटेनियस स्पीड को रिप्रेजेंट करता था। अगर मान लो हम कहें कि टाइम सी पर उस पार्टिकल का इंस्टैंटेनियस स्पीड क्या होगा, तो नियम कहता है कि उस टाइम पर जाकर आप पहले टेंजेंट को ड्रॉ कीजिए और इस टेंजेंट का स्लोप निकालिए। तो हम तो बहुत स्पष्ट है कि इस टेंजेंट का स्लोप क्या होना चाहिए? एफ डैश सी होना चाहिए। यानी एफ डैश सी क्या है? यानी हम तुमसे कहें इंस्टैंटेनियस स्पीड ऑफ पार्टिकल क्या होगा, तो तुम कहोगे कि ए होना चाहिए एफ डैश सी। और चूंकि दोनों ए पैरेलल, जैसा हम क्या बोल रहे हैं कि लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम कहते हैं क्या है? लैग्रेंज मीन वैल्यू फ्रॉम LMVT कहता क्या है कि एफ डैश सी मस्ट बी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। यानी अगर इस लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम को यदि हम फिजिक्स में अप्लाई करें तो अब क्या समझ में आता है? इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पथ पर अगर मूव कर रहा है तो उसका इंस्टैंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड, वैसे देखा जाए तो एवरेज स्पीड और इंस्टैंटेनियस स्पीड अलग अलग टर्म हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि एक टाइम ऐसा आएगा जब उस पार्टिकल का इंस्टैंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड दोनों इक्वल हो जाएंगे। क्या बोल रहे हैं कि एक टाइम ऐसा आएगा, यही तो है इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन, फिजिकल सिग्निफिकेंस, कि एक टाइम ऐसा जरूर आएगा जब उस पार्टिकल का
इंस्टैंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड दोनों इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब फ्रॉम लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम वी कैन से दैट एट एनी पर्टिकुलर टाइम, लेट्स सी, instantaneous speed of particle would be equal to the average speed of the particle। यानी लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम पर अगर जानकारी हो तो हम इस बात को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि किस टाइम पर उस पार्टिकल का इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड दोनों इक्वल हो जाएंगे। ये था फिजिकल सिग्निफिकेंस। आपको इस चैप्टर में 11D आर.एस. अग्रवाल, इस चैप्टर में आपको जिस प्रकार से आपने रॉल्स थ्योरम को वेरीफाइड करते थे पहले, आज इस चैप्टर में लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम को आपको जो है वेरीफाइड करना है। मीन वैल्यू थ्योरम एक्चुअली कह क्यों रहे हैं कि एक्चुअली ये जो आ रहा है एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, एक्चुअली ये क्या है, मीन वैल्यू ही तो है। ऐसे ही तो हम लोग पहले मीन वैल्यू निकाला करते थे। तो अब समझ में आ रहा है कि इसे मीन वैल्यू क्यों कह रहे हैं। चलिए हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर काम करने वाले हैं जैसे हम लोग रॉल्स थ्योरम करते थे। बस फ़र्क क्या था कि रॉल्स थ्योरम को वेरीफाइड करने में 3 कंडीशन चेक करते थे, यहाँ पे 2 कंडीशन चेक करना होता है। एक्सरसाइज है 11D और ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है। कोई एक फंक्शन ए है x² + 2x + 3, ये फंक्शन डिफाइन है ऑन 4 6। ठीक है, यानी बहुत स्पष्ट है, ए के रूप में 4 है, बी के रूप में 6 है। तो हमसे कह रहा है कि वेरीफाई लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। तो भाई वेरीफाई करने के लिए 2 कंडीशन का सेटिस्फाई होना ज़रूरी है। तो फर्स्ट हम कहते हैं कि गिवन फंक्शन इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन। गिवन फंक्शन इज पॉलिनोमियल फंक्शन, इसलिए हम कह सकते हैं कि इट इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल 4 6 एट सेकेंड इट इज डिफरेंशिएबल और ओपन इंटरवल 4 6। ठीक है, जैसे हमने बताया कि पॉलिनोमियल फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, ये सब के सब अपने डोमेन में डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूअस होते हैं। तो यहाँ पर भी आपको जो है कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल चेक नहीं करने लगना है, जैसा हम लोग कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में हम लोग करते थे। बस कह कर तुमको निकल जाना है। ओके, चलिए जी, अब यहाँ पर नंबर एक, तो इसका मतलब है 2 कंडीशन पालन हो रहा है, पॉलिनोमियल है, तो इसलिए हमने बोला कि अपने क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस भी रहा होगा, अपने ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल भी रहा होगा। तो वैसे भी समझ सकते हो, x का वैल्यू यदि 4 और 6 कुछ भी रखोगे तो तुमको f(x) कुछ ना कुछ रियल वैल्यू दे रहा है, इसका मतलब है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। और उसी प्रकार से अगर हम जैसे कि अगर हम f' यहाँ से निकालते तो क्या होगा, 2x + 2। देखो, एक तो डिफरेंशिएबल है, पॉलिनोमियल है, इसलिए डिफरेंशिएबल है, हम कह के निकल गए। या अगर तुम इसको ऐसे नहीं लिखना है तो पहले इसको डिफरेंशिएट कर लेना और तब लिख देना कि भाई x का वैल्यू 4 या 6 या इसके बीच हम कुछ भी रख रहे हैं तो कोई ना कोई सोच कर देखो, x का वैल्यू यदि 4 नहीं 6 नहीं, इसके बीच का कोई भी वैल्यू रखोगे, यहाँ पर f(x) तुमको कोई ना कोई रियल वैल्यू दे रहा है। ऐसा नहीं कि तुमको अनडिटरमिनेट फॉर्म मिल रहा है या फिर इन्फिनिटी आ रहा है। तो हम लोग ऐसे लिख देते हैं कि सिंस f' exist for all x belonging to 4, हालांकि 4 पर भी हमें यहाँ पर f' मिल रहा है, 10 मिल रहा है, 6 पर भी यहाँ पर वेल नॉन वैल्यू मिल रहा है। तो हम तो कह रहे हैं 4 पर भी हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है, 6 पर भी डिफरेंशिएबल। ये बात अलग है कि आपको ओपन इंटरवल में कह रहे हैं कि ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होना चाहिए, कोई बात नहीं। तो f' exist for this, so f(x) is differentiable on, हालांकि 4 और 6 पर भी डिफरेंशिएबल है, क्योंकि 4 और 6 यहाँ रखने पर f'4 f'6 भी रियल वैल्यू आ रहा है।
लेकिन आपका जो डिमांड है कि हाँ ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तो हमने कहा कि ठीक है कि ओपन इंटरवल में आपका डिफरेंशिएबल है। तो दो कंडीशन का पालन हो रहा है। तो नीचे क्या लिखते हैं कि सिंस एवर टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड सो LMVT लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम इज एप्लीकेबल। रॉल्स थ्योरम में भी कुछ ऐसा ही हम लोग लिखा करते थे। इतना लिखने के बाद चलिए, सिंस f डैश x कितना निकला, तो 2x प्लस 2, तो f डैश c कितना होगा, रिप्लेस करो x की जगह पर c। हमने माना कि लेट x बराबर c पर f डैश c इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ इज इक्वल टू बी। समझ में आ रही बात ना, x का जब रिप्लेस किया c, तो ये हो गया 2c प्लस 2। चलिए एक तो निकल गया। अब इसके बाद कॉन्सेप्ट सीखना है जी, बाकी तो क्वेश्चन बनता रहेगा। बहुत स्पष्ट है, ए के रूप में यही है, बी के रूप में ये है। क्लियर? तो पहले अगर हम कहें कि एफ बी माइनस एफ है अपॉन बी माइनस ए, RHS टर्म यही था। एफ बी बी के रूप में 6, यानी ए कितना हो जाएगा, F6 माइनस एफ ए के रूप में 4, F4 बढ़िया से लिख दो, अपॉन बी माइनस ए। ओके, F6 कितना होगा, तो x के जगह पर 6 रिप्लेस करो, तो कितना हो गया 36, x के जगह पर 6 12 प्लस 3 माइनस F4 का वैल्यू कैसे निकालोगे, तो x के जगह पर रखोगे 4, तो 4 का होल स्क्वायर, ये हो गया 60, x के जगह पर 4 4 2 जा 8 प्लस 3 अपॉन 6 माइनस 4। तो अब इसको ऐड कर लो, 5 6 11 के 1 1 1 4 51 माइनस ये हो जाएगा 27 बाई 2 12 हो गया। ठीक, ये भी निकल गया। तो फ्रॉम LMVT क्या कहता है, फ्रॉम LMVT कहता क्या था कि एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए इज इक्वल टू बी माइनस ए। एफ डैश सी कितना है 2c प्लस 2, दिस, अरे भाई अभी देखो ना, ये देखो दिस 12, तो 2 उधर गया घट जाएगा, तो हो गया 10, इसलिए c इज इक्वल टू कितना आ गया 5। अब ये जो हमें ये देखना है कि जो c का वैल्यू आया इस ओपन इंटरवल के बीच का वैल्यू है कि नहीं, तो लिखते हैं कि सिंस c इज इक्वल टू 5 बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल से। क्लियर, 5 इन्हीं बीच का वैल्यू है। इसका मतलब क्या समझा जाए, LMVT थ्योरम इज वेरीफाइड। तो तुमको यही करना है, हर बार तुमको यही करना है कि एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, इसको लेकर चलो, यहाँ से सी का वैल्यू निकालो, और जो सी का वैल्यू आएगा अगर इस ओपन इंटरवल से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब है कि लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम जो है वेरीफाइड है। या यूँ कहें कि ये जो फंक्शन है अगर इसको हम प्लॉट करते, ग्राफ खींचते, तो उस वहाँ पर देखा जाता कि x बराबर 5 पर, ये x का ही वैल्यू है, x बराबर 5 पर जो टेंजेंट हम ड्रॉ करते और इस पॉइंट पर जो कॉर्ड बनता वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। ये मतलब हुआ इस एंड पॉइंट पर का कॉर्ड और इस पॉइंट पर का टेंजेंट एक दूसरे के पैरेलल रहा होगा। कुछ मतलब तो यही निकलता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं
पीछे। इसी टाइप से हर प्रॉब्लम में आपको करना है। अब अगर हम देखें कौन क्वेश्चन लिया जाए, क्वेश्चन नंबर, सिमिलर क्वेश्चन को पास करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं। ये भी तो कुछ वैसा ही है, 2x² माइनस 3x + 1। ये फंक्शन डिफाइन है ऑन 1-3 एलएमबीटी थ्योरम को वेरीफाइड करना है। क्लियर? पॉलिनोमियल फंक्शन है इसलिए डिफरेंशिएबल होगा। अब लिख लेना, सिंस गिवन फंक्शन इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन सो इट इज कंटिन्यूअस। अब तो लिख लेना यार, बार बार क्यों लिखवाते हो, डायरेक्ट लिखते हैं। सो इट इज कंटिन्यूअस ऑन 1-3 क्लोज इंटरवल में। सेकंड, डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल में। क्लियर? बहुत बढ़िया। हम पुनः रिपीट कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ पर आप इसको कंटिन्यूस चेक करने लगे, डिफरेंशिएबल है कि नहीं चेक करने लगे। ऐसा करने का जरूरत आपको नहीं होता है। यहाँ लिखना होता है कि सिंस अब 2 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड सो एलएमबीटी थ्योरम इज एप्लीकेबल। इतना लिखने के बाद चलिए अब f' निकालो। 2 पीछे x² का डिफरेंशिएशन 2x, ये कितना हो गया 4x माइनस 3 पीछे x का डिफरेंशिएशन 1 कांस्टेंट टर्म 0। f' कितना होगा, रिप्लेस करो x के जगह पर c, 4c - 3, एक e हो गया। चलिए e a के रूप में है, बहुत स्पष्ट है, और a हमारा b के रूप में है। तो ये बता दो कि fa, ओके, तो हम कह रहे थे कि fb माइनस fa अपॉन b माइनस a, तो b के रूप में 3, तो a हो गया f3 माइनस fa यानी f1 बाय b माइनस a मतलब 3 - 1। ओके, f3 कैसे निकलेगा, x के जगह पर यहाँ 3 रिप्लेस करोगे। चलो यहाँ x के जगह पर 3 3 3, समझ में तो आ रहा होगा। तो f3 का वैल्यू कितना आएगा, तो x के जगह पर 3 3 का होल स्क्वायर 9 9 2 18 माइनस 3 रखना है, तो 3 3 19 9 सॉरी प्लस 1 माइनस f1 x के जगह पर 1, x के जगह पर 1, तो हो गया 2 - 3 + 1 बाई 3 - 1 2। तो कितना हो गया जी, ये हो गया 19 में से 9 गया 10 माइनस ये कट के 0 बाई 2, ये आ जाता 5। कितना आया 5। ओके, चलिए फ्रॉम एलएमबीटी क्या कहता है, फ्रॉम एलएमबीटी कहता है कि f' इज इक्वल टू fb माइनस fa, fb माइनस fa, fb माइनस fa अपॉन b माइनस a। f' कितना आया है यहाँ से, तो इसे मिटाया जाए। चलिए बहुत बढ़िया जी, f' का वैल्यू 4c - 3, दिस का वैल्यू 5, ये उधर गया 4c इज इक्वल टू 8, इसलिए c इज इक्वल टू 2। अब बस ये देखना है कि जो वैल्यू आया इस ओपन इंटरवल से बिलोंग कर रहा है कि नहीं, तो बहुत स्पष्ट है कर रहा है। तो लिखते हैं सिंस x इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 2, अरे कोई लिख तो एक यार, जो x का वैल्यू है या जो c का वैल्यू है कितना आया है 2, बिलोंग कर रहा है अपने ओपन इंटरवल से 2, इन्हीं के बीच का वैल्यू है। तो इसलिए क्लियर है, 10 कंक्लूजन ये है कि एलएमबीटी इज वेरीफाइड। यहाँ नीचे ऐसा लिख लेना। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर हटाया जाए। क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसा ही हम देख लेते हैं। 5f(x) इज इक्वल टू ये है x - 4 x - 6
ये है x माइनस 8। ये फंक्शन डिफाइन है ऑन कहाँ 410 पे, 410 पे। ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, ध्यान रहे। इसको पहले मल्टीप्लाई वगैरह कर लो, क्या आता है इसको मल्टीप्लाई करो तो अलग हम कर ले रहे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4x प्लस 24, ये हो गया। इसको मल्टीप्लाई करा तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24, ओके। या ऐसे ही चल लेते, मल्टीप्लाई कर ले, छोड़ो, समझ रहे हो। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो पॉलिनोमियल आएगा ना। एक तो मल्टीप्लाई कर सकते थे, छोड़ दिया, कोई बात नहीं। पॉलिनोमियल है इसलिए ये अपने क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस माना जाएगा, कंटिन्यूअस ऑन 410, ओके। डिफरेंशिएबल ऑन क्लोज ओपन इंटरवल 410, ठीक है। दो कंडीशन सेटिस्फाई है, इसका मतलब एप्लीकेबल होगा एलएमबीडी थ्योरम, ठीक है। इतना लिखने के बाद अब एफ डैश एक्स निकालो, यू भी डब्ल्यू। अगर इसका डिफरेंशिएशन निकालनी है तो इसको पीछे करना होगा, ये तो समझ रहे होगे यार। इनको पीछे भेजकर इनको डिफरेंशिएट किया, स्टेप बढ़ा दे रहे हैं, प्लस अभी हर फंक्शन का डिफरेंशिएशन होना है, बाकी जो बच के उसको पीछे भेजते चले जाते हैं। ये हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट करना है तो इन दोनों को पीछे भेज लेते हैं, तो किसका डिडेक्स निकलेगा x माइनस 6 का, प्लस अब इसको डिफरेंशिएट करना है तो इन दोनों को पीछे भेज लेते हैं, डिफरेंशिएशन तो आता है ना। बढ़िया, इसको पीछे भेजा, डिफरेंशिएट कर लिया इसको, क्लियर। चलिए, एज इट इज x का डिफरेंशिएशन 1, 4 का 0, 1 माइनस 0 1, छोड़ दिया। एज इट इज मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ जाएगा लग रहा है। एज इट इज x का 1, 6 का 0, दिस x का 1, 8 का 0, ठीक है। तो क्या मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा यार। अच्छा होता कि हम वहीं पर मल्टीप्लाई कर लिए होते, खैर अब तो चल पड़े। ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 48, देख लेना, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 32, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर मिलकर ये हो गया, तो एक्स स्क्वायर 14 12 हो गया तुम्हारा 26 एक्स है 26 और 10 तो माइनस 36 एक्स 48, ये हो गया 50 और 80 ये प्लस 24 104, ओके। कुछ ऐसा ही चेक कर लेना होगा, अगर कहीं गलती हुई तो फिर दिक्कत हो जाएगा जी। चलिए, ये हुआ तो यहाँ से बताया जाए ये क्या निकल रहा है हम लोग का, एफ डैश एक्स। तो एफ डैश सी कितना हो गया यार, सी रिप्लेस कर दो, 3c स्क्वायर माइनस 36c प्लस 104, ये नोट कर लिया, ओके। अब चलो ए के रूप में, बी के रूप में, तो क्या कहता है, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, F10 x के जगह पर 10 माइनस 4 6, 10 माइनस 6 4, 10 माइनस 2 माइनस F4, तो x के जगह पर 4 माइनस 4 0, अरे 0 बाई 10 माइनस 6 10 माइनस 4, ये हो गया 6, ओके। तो कितना हो गया 848,
by 6 8 क्लियर। फ्रॉम LMVT, फ्रॉम LMVT कहता है कि एफ डैश सी मस्ट बी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। इसको लेकर चलते हैं, सी का वैल्यू निकालते हैं और बस देखना है कोई सी का वैल्यू इस ओपन इंटरवल से बिलोंग कर रहा है कि नहीं। नियम तो यही है जी। इसको देख लेना होगा, अगर कहीं इसमें गलती हो गया होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। चलिए स्टेप समझना है। एफ डैश सी तो ये मिटक गया हम लोग का, गड़बड़ हो गया ना। एफ डैश सी यहाँ नोट था, वैल्यू रखना है, याद है कितना था, चलो इसको नोट करोगे। एफ डैश सी यहाँ से दिस एच, यहाँ से सी का वैल्यू निकालो, जो भी आ रहा है बस देखना है किस ओपन इंटरवल से क्या बात है। अभी एफ डैश सी हमने यहाँ लिखा है, इसे मिटा भी दिया, समझ में आ रही बात ना। यहाँ सी का वैल्यू निकालो और बताओ कि ये जो वैल्यू आया इस ओपन इंटरवल से बिलोंग किया कि नहीं। ओके, और आज एक और क्वेश्चन, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 6। आसान लग रहा है क्या? कुछ रॉल्स थ्योरम जैसा ही काम कर रहे हैं। एक कोई फंक्शन है और स्पष्ट एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये फंक्शन डिफाइन है 0 से 1 के बीच। जैसा तुमको लिखना है कि सिंस फंक्शन गिवन फंक्शन इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन सो इट इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस। सेकंड, डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल। तुमको यहाँ पर कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का जरूरत नहीं है। Since above two conditions are satisfied, so LMVT theorem is applicable. अभी एप्लीकेबल हुआ है, वेरीफाइड नहीं हुआ है। तब इतना लिखने के बाद एफ एक्स इज इक्व टू है ई एक्स, इसलिए एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा? अरे यार ई एक्स का डिफरेंशियल कितना होगा? ई एक्स ही होगा। एक्स की जगह पर रिप्लेस किया तो क्या हो गया? ठीक है, इसी हो गया। ओके अच्छा, ये तो नोट कर लिया। अब नाउ एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, क्लियर? क्या हो जाएगा? F1, अरे x के जगह पर 1 यार, माइनस F0, x के जगह पर 0, बहुत बढ़िया, बाई 1 माइनस 0 1, तो कितना हो गया? ये हो गया e माइनस किसी का पावर 0 1, सिर्फ यही हो गया। ठीक, फ्रॉम LMVT क्या कहता है कि एफ डैश सी इज इक्व टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। बहुत बढ़िया। एफ डैश सी कितना रहा है? ई सी। ओके, यहाँ से दिस कितना है? ई माइनस 1, क्लियर है? हमें यहाँ से सी का वैल्यू निकालना होगा, तो क्या हो जाएगा? इसको, इसलिए सी इज इक्वल टू क्या? यहाँ से सी का वैल्यू कैसे निकाला जाए? मेरे ख्याल से लॉग ले लिया है दोनों तरफ। अरे यार ये तो समझना ही पड़ता है, अगर हम दोनों तरफ लॉग लें तो क्या? दोनों तरफ लॉग ले लिया। अब ये लॉग में पावर पीछे जाने का नियम है। किसी तरीके से हमें सी का वैल्यू निकालना है और बस ये देखना है कि सी का वैल्यू इस ओपन इंटरवल से बिलोंग कर रहा है कि नहीं। पावर पीछे जाए, ये हो गया सी लॉग ई इज इक्वल टू, ओके, लॉग ई 1, बहुत बड़े, इसलिए सी इज इक्वल टू लॉग ई माइनस 1, क्लियर? अब तुमको ये देखना है कि वैल्यू 0 से 1 के बीच है कि नहीं। ई मतलब 2.71 माइनस 1 तो 1.71, लॉग 1.71 का वैल्यू निकालो। एक तो भाई अब तुमको लॉग टेबल देखना पड़ेगा जी,
ठीक है, फिर समझो ई का वैल्यू 2.71 -1 यानी 1.71। अब log 1.71 का वैल्यू निकालना होगा बेस ई पर। लॉग टेबल जो जनरली हम लोग जो देखते हैं वो बेस 10 के लिए बना है, ठीक है। तो भाई हम लॉग का वैल्यू देखें कैसे, तो एक रिलेशन हुआ करता था, याद करो, ln x इज इक्वल टू होता है 2.303 लॉग बेस 10 के लिए। तो इस रिलेशन का भी यूज़ करके हम यहाँ पर वैल्यू निकाल सकते हैं। तो तुमको यहाँ पर कैलकुलेशन है, बस तुमको सिंपल, ये तो तुमको घर पे ही टेस्ट करना होगा। हालांकि अभी हम डेटा लेकर बैठे हुए नहीं हैं, वरना हम यहाँ पर इसको हम क्लियर करा देते। बस तुम जब निकालोगे तो जब तुम देखोगे कि वैल्यू जो आ रहा है वो 0 से 1 के बीच का ही वैल्यू है। इसका मतलब है ये बिलोंग कर रहा है अपनी ओपन इंटरवल से, ठीक है। इसलिए एलएमबीटी थ्योरम इज वेरीफाइड। क्लियर? एक काम कर लोगे, ई मतलब 2.71 -1 यानी log 1.71 का वैल्यू बेस ई में निकालना होगा। जो वैल्यू निकलेगा तुम देखोगे किस ओपन इंटरवल से बिलोंग कर रहा है। हम डेटा लेकर आज उपलब्ध नहीं है, अगर डेटा लिए होते तो वो भी हम क्लियर करा देते। तो आज क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट। तो तुम एक चीज़ अनुभव कर रहे होगे कि जिस प्रकार से हम लोग रॉल्स थ्योरम में हम लोग काम करते थे, कुछ उसी प्रकार से आज यहाँ हम लोग काम कर रहे हैं। तुमको यहाँ पर बस वही देखना है कि ओपन क्लोज इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है। ओपन इंटरवल में ये 2 कंडीशन हुआ तो इसका मतलब एलएमबीटी थ्योरम जो एप्लीकेबल होगा। इसके बाद फिर तुम करो क्या कि एफ डैश सी निकाल लो, एफ बी माइनस एफ है अपॉन बी माइनस ए, ये दोनों अलग निकाल लो, एलएमबीटी से दोनों को इक्वेट कर दो, सी का वैल्यू जो निकला बस वो देखना है वो जो सी का वैल्यू आया है इस ओपन इंटरवल से बिलोंग कर रहा है कि नहीं। अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब है कि लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम जो है सेटिस्फाई होगा। तो आज यहीं पर हम लोग रुकेंगे, बहुत जल्द अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक बाय बाय, टेक केयर।